तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अब मेरे को अकेले पढ़ने में बहुत मैं बोर हो रही हूँ, तो आई थॉट के एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो जो पिछले साल में क्वेश्चंस आ रखे हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, उनको हम अच्छे से रिव्यू करेंगे और उनके लॉजिक समझेंगे कि ये क्यों आंसर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मेरे को ऑर्थो बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आई स्टार्टेड ऑन विद ऑर्थो टुडे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो मार्कर्स हैं वो कैसे रहते हैं, मतलब कैल्शियम कैसा होता है, कितना होता है, मतलब इज इट इंक्रीज और डिक्रीज, देन फॉस्फेट लेवल्स, पीटीएच लेवल्स, एएलपी लेवल्स, ये सारी चीज़ें एरो क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे पूछी जा सकती हैं। तो दैट इज़ वाई हमें ये डिस्कस करना है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या क्या पैरामीटर्स कैसे रहेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस हम सबको पता है कि डिक्रीज इन दी बोन मिनरल डेंसिटी होता है, कि बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में। और टी स्कोर इसका डायग्नोस्टिक होता है। बोन मिनरल डेंसिटी जब हम डेक्सा स्कैन पे देखते हैं उसके बाद हम टी स्कोर कैलकुलेट करते हैं, लेस देन और इक्वल टू -2.5 अगर है, दैट मीन्स ये ऑस्टियोपोरोसिस है। अब दूसरी चीज़ ये है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कि हमें पता होना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम लेवल्स कैसे रहते हैं, फॉस्फेट लेवल्स कैसे रहते हैं, देन पीटीएच लेवल्स कैसे रहते हैं, और एएलपी एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स कैसे रहते हैं। तो एक स्ट्राइकिंग फीचर है ऑस्टियोपोरोसिस का, हमें जो याद रखना है कि जितने भी ये सारे फीचर्स हैं, कैल्शियम भी नॉर्मल रहेगा, फॉस्फेट भी नॉर्मल रहेगा, पीटीएच भी नॉर्मल रहेगा और एएलपी भी नॉर्मल रहेगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में हमें ये सारे ऑप्शंस नॉर्मल मिलते हैं, दैट मीन्स ये ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में आपको पता ही है कि किस तरह की हिस्ट्री दी होगी, एल्डरली फीमेल होगी, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, राइट। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ती है, रिजॉर्प्शन होती है बोन्स की, राइट। सो ओवरऑल बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, और वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं फीमेल्स को, या फिर आप कह सकते हो डिस्टल एंड रेडियस फ्रैक्चर हो गया, कोली फ्रैक्चर हो गया, मतलब अनयूजुअल साइट्स पे जो मतलब नॉर्मली ट्रॉमा में इतने ज़्यादा इंजर्ड नहीं होते, जो फ्रैक्चर्स नहीं होते वो भी हो जाते हैं। जैसे मतलब मिनिमल ट्रॉमा के साथ ही इन पेशेंट्स को फ्रैक्चर होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की। ये जो टॉपिक है ये हमेशा मेरे को कंफ्यूज करता था, बट इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने अच्छे बनाए हैं अब, कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता क्या है। सबसे पहले देखो, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब ये है कि पीटीएच के लेवल्स जो हैं वो हाई हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, राइट। तो इसका मतलब ये है कि पीटीएच के लेवल्स ब्लड में हाई हैं। अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है हमारा, ये हमारा 3 टाइप का हो सकता है। जो पहला टाइप है वो है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी। जब हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की, तो प्राइमरी का मतलब ये है कि प्रॉब्लम ही पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में है। अब आपको पता होना चाहिए पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स 2 हैं हमारे पास, 2 पेयर हैं हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के। और ये किस ग्लैंड से रिलेटेड है? पैराथायरॉयड, मतलब ये थायरॉयड की साइड पे पड़े हुए हैं, राइट। सो थायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड है ये। अब दूसरी चीज़ ये है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है हमारा पीटीएच। तो अगर प्रॉब्लम है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड में तो पीटीएच भी ज़्यादा निकलेगा, मतलब एबनॉर्मली अगर एक्टिव हो गए पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, एबनॉर्मली एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइमरी है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की, इसमें क्या होता है कि मतलब किसी और चीज़ की वजह से एक कंपनसेटरी इंक्रीज हो रहा है पीटीएच का। सो सेकेंडरी को आप बोल सकते हो कि कंपनसेटरी इंक्रीज इन पीटीएच, ठीक है। ये रिएक्टिव है, राइट। अब ये रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि एक चीज़ हमें याद रखनी है कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस में पीटीएच का बहुत बड़ा रोल है। जो पीटीएच है वो रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स को, राइट। तो अगर कैल्शियम कम हुआ, दैट मीन्स के बॉडी एक कंपनसेटरी लूप चलाएगी पीटीएच को इंक्रीज करने के लिए, ताकि पीटीएच जो है वो कैल्शियम की लेवल्स जो है ब्लड में वो बढ़ा सके, ठीक है। अब टर्शरी की जब हम बात करते हैं, टर्शरी जो है वो क्यों होता है? टर्शरी का रीज़न ये है कि अनट्रीटेड सेकेंडरी,
अनट्रीटेड सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर आप सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होने वाला है, क्योंकि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कंपनसेटरी पीटीएच बहुत ज़्यादा था। पीटीएच अगर लंबे समय तक ज़्यादा रहा, राइट, कंपनसेटरी करने के लिए, तो इसका मतलब कैल्शियम भी बढ़ने लग जाएगा, राइट, और कंटिन्यूसली पीटीएच के लेवल्स भी एलिवेटेड रहेंगे। बट इसमें क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। याद रखना है, ये हाइपर कैल्सीमिया है, ये हाइपोकैल्सीमिया है, ऑलराइट। और यहाँ पे प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी में भी अगर ओवर एक्टिव है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, पीटीएच ज़्यादा है तो कैल्शियम ज़्यादा होगा, सो दैट मीन्स कैल्शियम इज मोर। तो इसमें से हमारा टेक होम मैसेज ये है कि इन तीनों टाइप्स में से हाइपोकैल्सीमिया वाला कौन सा है? सेकेंडरी, ऑलराइट। अब हम दूसरी बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं यार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के। जब हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब ओवर एक्टिविटी क्यों है पैराथायरॉयड ग्लैंड की? यहाँ तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड एडिनोमा, राइट, कोई ट्यूमर है। यहाँ फिर पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया हो रहा है, ऑलराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया आपको पता है कि ये किस सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड रहता है? मेन सिंड्रोम, मल्टीपल एंडोक्रिनल न्यूप्लेजियाज, इनके साथ एसोसिएटेड रहता है। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी मतलब कंपनसेटरी, किसी और चीज़ की वजह से जब हाइपोकैल्सीमिया, जब ब्लड में कैल्शियम कम हो रहा है तो कंपनसेटरी पीटीएच इंक्रीज होगा, बॉडी इंक्रीज करेगी इसको ताकि कैल्शियम ज़्यादा बढ़े। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़, किसी को अगर किडनी डिसीज़ है लंबे टाइम तक तो क्या होगा? क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है अगर किसी को लंबे टाइम तक क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है? अब देखो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में क्या होता है? किडनी फेल हो रही है ऑलमोस्ट, राइट। तो जो फॉस्फेट था नॉर्मली जो पीसीटी से मतलब वो हो रहा था, एक्सक्रीट हो रहा था, राइट, अब वो फॉस्फेट जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। सो एक्सक्रीशन इसकी कम हो गई क्योंकि किडनी काम नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में फॉस्फेट के लेवल्स बढ़ गए, ब्लड में फॉस्फेट के लेवल्स बढ़ गए क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, किडनी काम नहीं कर पा रही। अगर ब्लड में फॉस्फेट के लेवल्स बढ़ गए तो कौन सा हार्मोन आके इसको कम करने की कोशिश करेगा? योर आंसर विल बी फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन। अब इसको फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन हम कौन से हार्मोन को बोलते हैं? फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन हम पैराथायरॉयड हार्मोन को बोलते हैं, पीटीएच, राइट, फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये फॉस्फेट की एक्सक्रीशन कराता है बॉडी से, फॉस्फेट के लेवल्स को ब्लड में कम करवाता है पैराथायरॉयड, और कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ाता है। तो ये हमने याद रखना है कि किडनी डिसीज़ में क्या होता है, फॉस्फेट जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता, ब्लड में बढ़ जाते हैं लेवल्स, उसकी वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करेगा मोर पीटीएच। तो ये भी कंपनसेटरी हो गया, राइट, सेकेंडरी है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में? विटामिन डी। यार अगर तुमने विटामिन डी की बायोसिंथेसिस पढ़ी है तो हमें पता होना चाहिए कि जो टर्मिनल स्टेप होता है जब इनएक्टिव फॉर्म विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रायोल, दैट इज़ 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3। अब ये कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज़ 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अब ये 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है ये होता है पीसीटी में। पीसीटी में इस एंजाइम की एक्टिविटी होती है किडनी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। बट हमें पता है कि यार जो किडनी है वो फेल हो रही है तो विटामिन डी जो है उसकी एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगी। द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर, राइट। अगर एक्टिव फॉर्म विटामिन डी की नहीं है तो क्या होगा? विटामिन डी का तुम्हें एक्शन पता होना चाहिए कि विटामिन डी जो है वो इट इंक्रीजेज द कैल्शियम एंड फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एंड फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। तो अगर इंटेस्टीन्स में से इनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है तो ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों के लेवल से बढ़ाता है विटामिन डी। अब अगर किडनी फेल है तो एक्टिव फॉर्म नहीं है विटामिन डी की, इसका मतलब कैल्शियम रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा गट से, दैट मीन्स कैल्शियम कम होगा, राइट। और अगर कैल्शियम कम हुआ गट में, उसकी रीएब्जॉर्प्शन ना हो पाई तो कैल्शियम किडनी में कहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसके आगे जाके, राइट। तो ओवरऑल हाइपोकैल्सीमिया, अगर एब्जॉर्ब ही कम हो रहा है तो हाइपोकैल्सीमिया, और किडनी तो ऑलरेडी फेल हो रही है तो किडनी भी इसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी जो भी कैल्शियम होगा, तो इसकी वजह से भी पीटीएच आके बढ़ जाएगा ताकि कैल्शियम को वो बढ़ा पाए।
तो ये दोनों रीजंस हैं कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में हमें सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म देखने को क्यों मिलता है। पहला रीज़न ये है कि किडनी फॉस्फेट को एक्सक्रीट नहीं कर पाती, फॉस्फेट बढ़ता जाता है और ब्लड में लेवल्स इसके बहुत हाई हो जाते हैं। ब्लड में अगर इसके लेवल्स हाई हो जाएंगे तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो आएगा और इसको कम करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, किडनी फेलियर है, उसमें क्या होता है कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं बनती, कैल्सिट्रायोल दैट इज 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3। ये एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए किडनी में एक एंजाइम होता है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, इसकी एक्टिविटी रहती है। बट अब किडनी फेल हो रही है तो किडनी काम नहीं कर पाएगी, दैट मीन्स एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज नॉट देयर। विटामिन डी का एक्शन होता है कि कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना गट में, कैल्शियम के इनफैक्ट एब्जॉर्प्शन बढ़ाना गट में। अगर कैल्शियम ही एब्जॉर्ब नहीं होगी गट में तो ऑब्वियसली ब्लड में लेवल्स कैल्शियम के कम होएंगे, राइट। सो अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कम हुए तो पीटीएच दोबारा आ जाएगा, पीटीएच इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज वाई देयर इज सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इन केस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज। ये हमें याद रखना है, ऑलराइट। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि और क्या रीज़न हो सकता है सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के अलावा। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के अलावा सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का कॉज हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। सेम चीज़ होगी, अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टीन में से और ब्लड में लेवल्स कम हो जाएंगे, इसलिए पीटीएच बढ़ जाएगा, राइट। तो ये सारे रीजंस हो गए। अब हम बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी का हमने पढ़ा कि सेकेंडरी को अगर ट्रीट नहीं करोगे तो टर्शरी हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है इसको हम थोड़ा समझते हैं। टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब देखो, सपोजिंग किसी को क्रॉनिक किडनी डिसीज़ थी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि सपोजिंग किसी को सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म था और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़, ठीक है। तो अगर किसी को सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म था तो ऑब्वियसली इसमें कंपनसेटरी पीटीएच का इंक्रीज रहता है, राइट, ताकि फॉस्फेट कम हो और कैल्शियम बढ़े, और इसी को हम सेकेंडरी बोलते हैं क्योंकि रिएक्टिव या कंपनसेटरी इंक्रीज होता है पीटीएच का। बट अगर किसी ने इसको नहीं देखा, किसी ने इसको नहीं ट्रीट किया तो पीटीएच तो लंबे समय तक हाई रहेगा। जितना हाई पीटीएच रहेगा फिर अल्टीमेटली क्या होगा, कैल्शियम के लेवल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर परसिस्टेंटली पीटीएच की जो है सिक्रेशन चलती रही है इस तरह से तो कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाएंगे। दैट इज़ वाई भी से कि हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है हमें टर्शरी में, राइट, और हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है हमें सेकेंडरी में। प्राइमरी में भी हमें हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि फीचर्स क्या होंगे, ये पेशेंट हमारे पास हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वाला कैसे आएगा। देखो, जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वाले होते हैं इसमें एक और चीज़ है हमें याद रखना है कि जितना पीटीएच होगा, पीटीएच का आपको एक्शन पता होना चाहिए गाइस। पीटीएच बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन। जितना ज़्यादा पीटीएच होगा, पीटीएच का काम क्या है, पीटीएच ने क्या करना है, देखो दो तरह के सेल होते हैं हमारे पास, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। ये हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है और ये हमारा ऑस्टियोक्लास्ट है। अब ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर हमारा रहेगा एक रिसेप्टर लाइगैंड जो हम बोलते हैं रैंक लाइगैंड। ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर पड़ा है रैंक। अब क्या होता है कि अगर रैंक लाइगैंड रैंक के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इस इंटरेक्शन की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि रैंक लाइगैंड है ऑस्टियोब्लास्ट पे, रैंक है ऑस्टियोक्लास्ट पे, दोनों के इंटरेक्शन से क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो जाएंगे। और ऑस्टियोक्लास्ट का तो आपको ऑलरेडी पता है गाइस, इसके क्या करते हैं, बोन को खा जाते हैं, बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं। बोन की रिजॉर्प्शन का मतलब ये है कि बोन में से सारी चीज़ें निकाल के वो बाहर फेंक देते हैं ब्लड में, कैल्शियम निकाल के बाहर ब्लड में फेंक देंगे, राइट। तो पीटीएच जब हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की, तो पीटीएच तो हाई होता है क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर एक्टिव है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पीटीएच जो है ये क्या करता है, ये अप रेगुलेट करता है रैंक लाइगैंड का एक्सप्रेशन। इट अप रेगुलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि इट अप रेगुलेट्स दी रैंक लाइगैंड एक्सप्रेशन। अब जितना देखो रैंक लाइगैंड का एक्सप्रेशन होगा उतना ज़्यादा उसकी बॉन्डिंग बनेगी रैंक के साथ। अगर रैंक के साथ उसकी बाइंडिंग हो गई तो उसकी वजह से मोर एंड मोर ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा
ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। और एक और चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हम इम्यूनो की बात करें तो हमारे पास एक इंटरल्यूकिन होता है, इंटरल्यूकिन 1 को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। इंटरल्यूकिन 1 को हम ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अभी पीटीएच क्या करने वाला है, एक तो रैंक लाइगेंड का एक्सप्रेशन या अप रेगुलेट कर देगा इसको ऑस्टियोब्लास्ट पे, दूसरी चीज़ क्या करने वाला है, ये इंटरल्यूकिन 1 का भी एक्सप्रेशन बढ़ाने वाला है ऑस्टियोब्लास्ट में। और इंटरल्यूकिन 1 जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के रीज़न की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा बढ़ गए, और जितने ऑस्टियोक्लास्ट हो गए उतना ज़्यादा ऑस्टियोक्लास्ट बोन को खा खा के कैल्शियम जो है वो ब्लड में फेंक देगा। यही रीज़न है कि कैल्शियम जो है वो कैसे बढ़ रहा है इन केस ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ऑलराइट। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, अगर वो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो जो ज़्यादा हो तो वो फॉस्फेट को बाहर फेंकेगा बॉडी से, तो ज़्यादा फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करा के ये फॉस्फेटूरिया करा देगा। फॉस्फेटूरिया का मतलब हुआ कि फॉस्फेट जो है सारा यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें याद रखनी है। उसके बाद हम करते हैं बात क्लिनिकल फीचर्स की। जब हम प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर्स यार ओवरऑल क्या रहते हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे वो रहेंगे किडनी स्टोन्स, नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है। फिर और क्या होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है कि एक मिनट होल्ड रखना, जब आई एम गेटिंग अ कॉल। हाँ, तो पेशेंट को और क्या प्रॉब्लम रहती है, एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द होता है, फ्लैंक में पेन होता है, बार बार यूरिन आता है, पॉलीडिप्सिया, राइट। अब जो वॉल्यूम है यूरिन की वो बढ़ क्यों जाती है, पॉलीडिप्सिया क्यों हो जाता है, रीज़न यही है कि जितना ज़्यादा ब्लड में कैल्शियम होगा वो क्या करेगा, मतलब किडनी उसको उतना ज़्यादा निकालने की कोशिश करेगी, उतना ज़्यादा वाटर भी साथ में फ्लैश आउट होगा, ऑलराइट। ये आपने याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर हाइपरकैल्सीमिया हुआ तो यूरिन की कंसंट्रेशन इम्पेयर हो जाएगी, ऑलराइट। और ये इम्पेयरमेंट जो हो रही है वो वेसोप्रेशन देने से भी नहीं ठीक होगी, दैट इज़ वाई यू कॉल इट रीनल डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये तो चलो छोड़ो, ये पॉइंट नहीं इतना वो, बट एक चीज़ याद रखनी है कि पेट में दर्द होगा, फ्लैंक पेन होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, रीनल स्टोन्स होंगे, बोन मसल जॉइंट पेन होगा, स्यूडो गाउट भी हो सकता है। स्यूडो गाउट में कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं, ये याद रखना आपने। और स्यूडो गाउट की एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होती है कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ना बोन्स में, उनका उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, ऑलराइट। और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, क्योंकि कैल्शियम बढ़ रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होएगी, नोजिया हो जाएगा। और साथ के साथ और क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया इंड्यूस्ड पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो सकता है पैंक्रियाटिक डक्ट्स में, जिसकी वजह से पैंक्रियास के अंदर ही पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और पैंक्रियास को खाना स्टार्ट कर देंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और हाइपरकैल्सीमिया क्या करता है, जितना कैल्शियम होगा उतना ज़्यादा गैस्ट्रिन भी रिलीज़ होता है। गैस्ट्रिन जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा, आपको पता है कि गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड बढ़ाता है। गैस्ट्रिक एसिड बढ़ा तो उतना ज़्यादा रिस्क हो जाएगा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का, दैट इज़ गैस्ट्रिक या डुओडेनल अल्सर, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और क्या होता है, देखो एक फेमस निमोनिक होता है, स्टोन, बोन, एब्डोमिनल ग्रोन, थ्रोन, साइकेट्रिक ओवरटोन। अब साइकेट्रिक ओवरटोन में क्या है कि पेशेंट जो है वो डिप्रेस्ड होगा, एंग्जाइटी में होगा, थका फील करेगा और उसे नींद नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की, यार सेकेंडरी की क्या प्रेजेंटेशन रहती है, सेकेंडरी में आपको पता है कि हाइपोकैल्सीमिया होता है, राइट। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पीटीएच इंक्रीज होता है कंपनसेटरी। तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या हो सकता है, देखो बोन पेन हो सकती है, राइट। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि पेशेंट को फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा, और सारी चीज़ें जो हाइपोकैल्सीमिया के फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और टर्शरी में भी सेम सारी चीज़ें वही होंगी, बट टर्शरी में आप ये कह सकते हो कि इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर होगा, राइट। बट हाइपोकैल्सीमिया नहीं रहता है टर्शरी में रहता है हमारा हाइपरकैल्सीमिया। तो एक ही फॉर्म है हमारी है जहाँ पे हमें हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरो क्वेश्चंस की। जो मेन हमारा मकसद है इस लेक्चर को करने का वो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेवल्स कैसे चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी की, ठीक है।
इन तीनों की बात करते हैं। कैल्शियम को क्या होगा प्राइमरी में, आपको ऑलरेडी पता है कैल्शियम हाई हो जाएगा ब्लड में हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीटीएच बहुत ज़्यादा है, राइट। ब्लड में हाई हो गया तो यूरिन में भी ज़्यादा निकलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सेकेंडरी में कैल्शियम को क्या होगा। सेकेंडरी में हाइपोकैल्सीमिया हमने पढ़ा था, तो कैल्शियम लेवल ब्लड में कम होंगे, ठीक है। टर्शरी में क्या होगा हमारे पास, टर्शरी में हमारे पास कैल्शियम के लेवल्स को क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया पढ़ा था ना हमने, क्योंकि पीटीएच बहुत लंबे टाइम तक हाई रहता है, तो कंपनसेटरी वो क्या करता रहता है कि कैल्शियम बढ़ाता रहता है, सो कैल्शियम लेवल्स वुड बी हाई। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं हम फॉस्फेट लेवल्स की। फॉस्फेट लेवल्स प्राइमरी में क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि जितना पीटीएच ज़्यादा है उतना ज़्यादा वो उसको निकालता रहेगा, राइट। सो फॉस्फेट लेवल्स वुड बी लो, क्योंकि पीटीएच इज अ फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन। बट जब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की, इसका मेन कॉज ही क्रॉनिक किडनी डिसीज है। हमने बात करी कि किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाती फॉस्फेट को। तो एक चीज़ याद रखनी है कि अगर क्रॉनिक किडनी डिसीज का केस दिया हुआ है आपको और सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, तो इसके फॉस्फेट लेवल्स हमारे पास हाई होंगे, लो नहीं होंगे। Despite PTH being high, phosphate levels will still be high in case of secondary hyperparathyroidism if the cause is chronic kidney disease. ठीक है, अगर कोई और कॉज दे रखा है आपको तो उसमें लो रहेंगे हमारे जो फॉस्फेट के लेवल्स हैं, बट क्रॉनिक किडनी डिसीज में हमने याद रखना है कि फॉस्फेट के लेवल्स हाई रहते हैं। टर्शरी की बात करते हैं तो फॉस्फेट के लेवल्स को क्या होगा टर्शरी में सेम चीज़, अनट्रीटेड सेकेंडरी है तो सेम चीज़ रहेगी, राइट। कि अगर किडनी फेल हो रही है तो फिर से हम फॉस्फेट लेवल जो है वो हाई रहेंगे। फिर हम बात करते हैं एएलपी लेवल्स की, अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स की, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स, एक चीज़ याद रखनी है आपने, तीनों केसेस में बढ़ रहे हैं, तीनों केसेस में एएलपी बढ़ेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों केसेस में हमारा एएलपी लेवल बढ़ेगा, ऑलराइट। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं पीटीएच की। सो ऑब्वियसली पीटीएच तो हम पढ़ ही हाइपर पैराथायरॉयडिज्म रहे हैं, तो वेरी हाई पीटीएच रहेगा टर्शरी में, क्यों? क्योंकि परसिस्टेंटली रेज्ड रह रहा है वो, राइट, परसिस्टेंटली रेज्ड रह रहा है। सो ये था हमारा एरो क्वेश्चंस के बेसिस पे सारा ओवरव्यू। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आएगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट भी कर देना। बाय बाय।